केंद्र सरकार के 9 साल है कि 9 साल में किस प्रकार के काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किए हैं। मेरा मानना है कि हमारे से पहले जो सरकार थी वो एक कमज़ोर सरकार, 10 साल तक एक कमज़ोर सरकार रही। और उस सरकार के कार्यकाल में जहाँ देश की स्थिति भी पूरी दुनिया में कमज़ोर की स्थिति बनी और उन्होंने उसका प्रयास भी किया कमज़ोर करने का भी। कैसे कमज़ोर करने का, यानी कि कैबिनेट ने जो निर्णय लिया और एक सांसद ने आया कि उस निर्णय को फाड़ दिया, ये दिखाने वास्ते कि मैं कितना ताकतवर हूँ। तो वो घटना आप ये नहीं मान सकते कि वो घटना किसी पार्टी की घटना थी या यहाँ की घटना थी। आजकल छोटी सी बात भी पूरी दुनिया में फैलती है और अगर कोई बात पूरी दुनिया में जाती है तो उनको पता चलता है कि राष्ट्राध्यक्ष की कितनी हैसियत है कि उसके सारे मंत्रिमंडल ने एक निर्णय लिया था और उसको आया कि एक सांसद ने फाड़ के फेंक दिया, उसने कहा कि हम ये लागू नहीं करेंगे। तो निश्चित तौर से उससे एक कमज़ोर की छवि जो है वो देश की बड़ी है। लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार से देश की एक शक्तिशाली देश की छवि बन रही है वो आज आपके सामने है। चाहे वो अभी जो ऑस्ट्रेलिया में सम्मेलन हुआ उसकी बात है, जिस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन बाइडेन ने कहा कि मैं आपके ऑटोग्राफ लेना चाहता हूँ, चाहे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि आप बॉस हैं, और चाहे किसी राष्ट्राध्यक्ष ने उनके पाँव छू के उसका सम्मान किया। ये मेरे ख्याल से शायद पहली घटना होगी दुनिया में कि कोई राष्ट्राध्यक्ष किसी दूसरे राष्ट्राध्यक्ष का इतना सम्मान करे कि हृदय से सम्मान करे, ये बहुत बड़ी बात है। तो हर फील्ड में नरेंद्र मोदी जी ने एक देश का जो है वो नाम रोशन करने का काम किया। जहाँ पूर्व की सरकार में जब राजीव गांधी जी की सरकार होती थी तो उन्होंने स्वयं एक बार कहा था कि अगर 1 रुपया मैं यहाँ से भेजता हूँ तो उसमें से 15 पैसे ही जो हैं व्यक्ति तक पहुँचते हैं जहाँ काम करना होता है, 85 पैसे बीच में ही गुम हो जाते हैं। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जन धन योजना शुरू की और 48 करोड़ 27 लाख बैंक अकाउंट खुलवाए। और जब ये अकाउंट खुलवाए गए तो काफ़ी मजाक उड़ाया गया कि अकाउंट तो खोल दिए, पैसे कहाँ से आएंगे, अकाउंट तो खोल दिए, पैसे कहाँ से आएंगे। ये बहुत बड़ी बात चलती रही कि अकाउंट तो खोल दिए, पैसे कहाँ से आएंगे। और आज आप देख रहे कि उन सारे अकाउंटों में पैसे आने लग रहे। अगर किसी को भी किसी प्रकार का भी कोई पैसा देना होता है सरकार ने तो अकाउंट के माध्यम से सरकार उनको सारे पैसे भेजती है। अभी किसान सम्मान निधि है, वो बहुत बड़ी मात्रा में, मैं समझो 10 करोड़ से भी ज़्यादा किसान हैं जिन तक वो किसान सम्मान निधि पहुंचती है। और आज आप देखते हैं कि 1 पैसे की भी हेराफेरी कहीं नहीं। जिस दिन फैसला होता है एक बार बटन दबाते हैं और सारे किसानों के पास वो सारे पैसे पहुंच जाते हैं। अगर वो इस प्रकार से ना होते तो शायद ये हम ना कर सकते। तो आज जो 100 रुपये चलते हैं तो 100 के 100 रुपये जो है वो जो पात्र व्यक्ति है उस तक पहुंचते हैं। अभी कोविड आया और कोविड के दौरान जिस प्रकार के हालात देश के थे, दुनिया के थे, वो आपके सामने। दोस्तों, दुनिया ने कहा कि भाई जो इसका केंद्र है वो भारत रहेगा। केंद्र एक सभ्य भाषा थी, उन्होंने उस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन कहना वो ही चाहते हैं कि जो जनहानि होगी वो सबसे ज़्यादा भारत में होगी, क्योंकि वहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है और इस प्रकार के संसाधन, इस प्रकार की मेडिकल फैसिलिटी शायद नहीं है। लेकिन उसमें जिस प्रकार से एक नेतृत्व ने जिस प्रकार से निकाल के लेके गए, नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार का उसमें काम करके दिखाया, वो काबिल तारीफ है। जबकि ऐसी विपत्ति में ये केवल सरकार नहीं, विपक्ष भी साथ खड़ा होता है। लेकिन हमारा विपक्ष साथ में नहीं खड़ा था, हर बात पे प्रश्न उठा रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी नेतृत्व ने जिस प्रकार से, सबसे पहली बात तो ये कि 80 करोड़ लोगों को भोजन देने की व्यवस्था की। क्योंकि कि ऐसा बताते हैं, इतिहास में ऐसा है, मुझे लग नहीं रहा आप में से कोई इतनी उम्र का व्यक्ति जिसको पता हो कि एक बार प्लेग की बीमारी आई थी, अंग्रेजों के टाइम में आई थी। जब हम छोटे छोटे थे तो हमारे बुजुर्ग उसका जिक्र करते थे, बड़ी बीमारी क्या है, बड़ी बीमारी आई थी। हाँ, तो वो उस बीमारी का जिक्र करते हैं और उसमें कहना ये है कि जितने लोग प्लेग से मरे थे उससे ज़्यादा भूख से मर गए थे। तो अब की बार ऐसा ना हो कि कहीं जितने लोग कोरोना से मरे उससे ज़्यादा भूख से मरे। तो इसलिए एक भी व्यक्ति भूख से नहीं मरना चाहिए और 80 करोड़ लोगों को भोजन देने का काम सरकार ने किया।
और उसके बाद वैक्सीन, बार बार विपक्ष का था कि वैक्सीन बनाओ, वैक्सीन, तालियां बजाने से कुछ नहीं होता, तालियां बजाने से कुछ नहीं होता, वैक्सीन बनाओ, क्योंकि उन्हें पता था कि वैक्सीन शायद बना नहीं सकेंगे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से प्रयास किया, वैज्ञानिकों को इकट्ठा किया, जो स्पेशलिस्ट थे उन लोगों को बुलाया और उससे कहा पैसा भले ही कितना खर्च हो, आप इस पर रिसर्च करो। और 2 वैक्सीन भारत में बनी और पूरी दुनिया में 4 बनी, 2 भारत ने बना दी और हमने बना भी दी और 220 करोड़ डोज अपने लोगों को दी भी, 220 करोड़ डोज हमने दी भी और हमने अपनी भी लगाई और 100 करोड़ लोगों को और भी दी। 80 देश ऐसे हैं जिनको हमने बिल्कुल फ्री दी। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर ये वैक्सीन हम ना बनाते तो शायद ये वैक्सीन पता नहीं कितनी महंगी बिकती दुनिया में, अगर हम ना बनाते तो उसमें बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की। लेकिन जो विपक्ष था, विपक्ष उसके बाद भी प्रश्न कर रहा था कि ये तो बीजेपी की वैक्सीन है। कुछ लोगों ने कहा कि टेस्टेड वैक्सीन नहीं, मैंने इसको लगवाता। इस प्रकार से हतोत्साहित करने का उन्होंने प्रयास किया, जबकि स्वयं माननीय प्रधानमंत्री ने सबसे पहले वैक्सीन लेके लोगों का हौसला बढ़ाने का काम किया और जिस प्रकार से इसको कंट्रोल किया वो अपने आप में लाजवाब है। दोस्तों, देश में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके पास अपने मकान नहीं है। वर्तमान सरकार ने बहुत बड़ा प्रयास किया और 3.5 करोड़ लोगों को 9 साल में मकान बना के दिए और मकान बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, जिसके पास नहीं होता उसको ही पता है उसकी दिक्कत क्या होती है। और उनमें से 70% मकान जो हैं वो हमने महिलाओं के नाम दिए। इसी के साथ शौचालय की बात है। शौचालय छोटी सी बात है, जब माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले से इसका जिक्र किया तो विपक्ष ने इसकी हंसी उड़ाई थी कि शौचालय की बात लाल किले से करने की नहीं थी और उन्होंने ये बात कही थी कि शौचालय पहले देवालय बाद में, अगर आपके याद हो। और लोगों ने ये कहा था कि अब तक तो राम मंदिर की बात कर रहे थे बीजेपी वाले, लेकिन अब बदल गए एकदम और आप शौचालय की बात लगे करने। लेकिन प्रैक्टिकल क्या है, अगर अब आप देवालय में 1 महीना भी ना जाएं तो कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, कुछ नहीं फर्क पड़ता। चाहे आप रोज जाओ, चाहे आप 1 महीने के बाद जाओ, 10 दिन के बाद जाओ। लेकिन शौचालय के मामले में नहीं आप ये कर सकते कि 10 दिन ना जाओ, वहाँ तो जाना ही पड़ेगा। और उस जरूरत को महसूस किया और जिस प्रकार की समस्या थी, महिलाएं अगर रात को शौच के लिए गई, वो बैठी, दूसरी साइड से गाड़ी आएगी, गाड़ी की लाइट पड़ेगी तो उसके बाद देख लो क्या स्थिति, बीच में उन्हें बेचारियों खड़ा होना पड़ता था और पूरा दिन उन्हें इंतजार करना पड़ता था कब अंधेरा होगा, कब वो जाएंगी। सुबह जल्दी उठ के जाना पड़ता था। तो इस प्रकार की परिस्थितियां थी और आज पूरे देश में एक घर भी शायद ऐसा नहीं होगा जहाँ शौचालय नहीं। हमने तो 12 करोड़ शौचालय बना के दिए, लेकिन बाकी बढ़ते लोगों ने अपने आप बनवा लिए, किसी ने फिर ऐसा नहीं। आज लगभग मैं समझता हूँ शायद ही कोई घर ऐसा होगा, और अगर कोई व्यक्ति है भी तो वो भी खुले में जाते हैं, थोड़ा झिझकता है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा। नहीं तो पहले आपको पता कि गाँव में के आसपास गोरे में किस प्रकार के हालात होते हैं। और डॉक्टरों ने भी इस बात को माना है कि ये शौचालय बनने से बीमारियाँ बहुत घटी, बहुत लाभ होया और सबसे ज़्यादा लाभ उस गरीब व्यक्ति को हुआ, वो बीमारी से बचा। इसी प्रकार पानी की स्थिति है। पानी के मामले में बहुत बड़ी दिक्कत, या तो भगवान की कृपा है, खैर यहाँ हमारे यहाँ तक तो, आपके तक तो कृपा है, हमारे से लेके और कैथल तक तो काफ़ी मेहरबानी है। लेकिन आगे आगे पानी की जिस प्रकार की हालत है आप सबको पता है, किस प्रकार की दिक्कतें आगे उठानी पड़ती है। तो सरकार ने निर्णय लिया और 12 करोड़ परिवार ऐसे हैं जहाँ नल से जल देने का काम सरकार ने किया। तो ये सारे काम जिस प्रकार से उज्ज्वला योजना हमने, सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 9 करोड़ 60 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको गैस का सिलेंडर दिया। कुछ लोग कह रहे हैं अभी गैस के रेट बढ़ने की बात कर रहे हैं, दूसरी बात कर रहे हैं, लेकिन भाइयों गैस खरीदने की आपके पास अधिकार ही नहीं था ग्रामीण व्यक्ति के पास। पहले अगर गांव का आदमी गैस ले भी लेता तो गैर कानूनी थी, वह छुपा कर ले जानी पड़ती। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई तब ये अधिकार आया कि गांव के आदमी ने भी गैस ली थी। लेकिन 10 साल इनका राज रहा, उस टाइम जिस प्रकार ब्लैक चली आपके सामने है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद उन्होंने फैसला लिया कि चाहे कोई पहाड़ की चोटी पे बैठा उसको भी हम गैस उपलब्ध कराएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जहाँ जहाँ गए उन्होंने भी ये कहा कि भाई पूरी जनसभा में कोई हाथ खड़ा करो जिसके पास गैस नहीं है। और उसने विधायक का कहा कि अगर 3 दिन में गैस ना मिली तो इस विधायक का सिलेंडर ठेक लेते जाइए या इस अधिकारी का ठेका। आज सबके पास गैस है, ये आज आपके सामने की बात है भाइयों। ऐसे ही जो बहुत कई बार बातें होती हैं कि एम्स हमने बनवाया था, ये चीज़ हमने करवाई थी, तो मैं इस चीज़ में भी आपको बताना चाहता हूँ कि 2014 तक जो एम्स थे वो 7 थे और पूरे देश में, और आज
9 साल में हमने 15 एम्स नए बना के दिए। जो पूरे काल के हैं वो 7 हैं, हमारे 9 साल के 15 हैं। मेडिकल कॉलेज 2014 तक 641 थे और हमने 9 साल में 700 और बना के दिए। IIT 2014 तक 16 थे, हमने 9 साल में 7 और बना के दिए। IIM 2014 तक 13 थे और हमने 9 साल में नए 7 बना के दिए। और भाइयों, इसी प्रकार से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में लेके आए, जो कि एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। हमारा मानना है कि जिन जिन देशों ने भी अपनी भाषा को छोड़ के दूसरे की भाषा अपनाई या दूसरे के तरीके से चले, उनके परिणाम जो हैं कोई बहुत अच्छे हैं नहीं दुनिया में। सारी दुनिया में इस प्रकार का है। और जो बड़े शिक्षाविद हैं उनमें हमने सबके साथ सर्वे किया, और ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें ग्राम पंच से लेके और MP तक, और एक टीचर से लेके एक वाइस चांसलर तक, और एक छोटे से वैज्ञानिक से लेके बड़े से वैज्ञानिक तक हमने बातचीत करके ये पॉलिसी हम लेके आए। और आने वाले टाइम में अपनी भाषा में हमने प्रयास किया कि अपनी भाषा में शिक्षा दी जाएगी, और उसके साथ साथ उनको टेक्निकल एजुकेशन इस प्रकार की दी जाएगी कि जब भी बच्चा 12वीं करके, अभी तक हम जो थे वोकेशनल एजुकेशन जो थे हम 9th क्लास से दे रहे थे, लेकिन अब हम वोकेशनल एजुकेशन हमने 6ठी क्लास से शुरू कर दी। हरियाणा उसमें से एक है जिसने इस साल में ही, वो पिछले साल में हमने शुरू कर दी थी। 94,000 बच्चे पिछली बार हमारे पास वोकेशनल एजुकेशन। तो ये बच्चे जब 12वीं करने के बाद बाहर निकलेंगे तो इनके पास एक हुनर होगा, ये अपने आप काम कर सकेंगे। ये ऐसे नहीं फिरेंगे कि रोजगार के फिरेंगे। आज स्थिति क्या है कि मैं समझता हूं कि जो आदमी ने पढ़ा है शायद वो बेरोजगार नहीं है, पढ़ा लिखा ज़्यादा बेरोजगार है। लेकिन तब क्या होगा कि पढ़े लिखे के पास रोजगार होगा, उसके पास कुछ ना कुछ काम करना होगा। वो मर्जी उसकी, जो वो करागा नहीं करागा, उसे दूसरा काम भी कर सकेगा, वो जरूरी नहीं वही करागा, लेकिन उसके पास एक रोजगार होगा और वो अपना काम शुरू कर सकेगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमने बनाई और पूरे देश में एक इस प्रकार का माहौल भी उसके साथ हमने तैयार किया कि सरदार पटेल जो है किसान के भी नेता थे और एक मजबूत राष्ट्र के नेता थे, राष्ट्र को मजबूत बनाने वाले नेता थे। सारी जगह से जिस प्रकार से लोहा एकत्रित करके, मिट्टी एकत्रित करके हमने बनाई, हालांकि इन्होंने बड़ी उसकी भी आलोचना करी कि 3,000 करोड़ क्यों खर्च कर दिए, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसने इस देश को इतना मजबूत बनाने का काम किया। दोस्तों, पूरी दुनिया के इतिहास में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, केवल बिस्मार्क ऐसा व्यक्ति है जिसने 3 स्टेट को इकट्ठा किया बातचीत करने के बाद। और उसके बाद अगर कोई व्यक्ति है जिसने 650 रियासतों को इकट्ठा कर दिया खून का एक कतरा भी बहे बिना, तो वो सरदार पटेल है। और हमने उसकी जो है वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई और आज वो बहुत बड़ा पर्यटन केंद्र है। आप जाके देख सकते हैं कि कितनी भीड़ वहाँ पे लगती है। अटल टनल रोहतांग में जो हमने बनाई, वो मैं समझता हूँ दुनिया की सबसे बड़ी सुरंग है जो हमने बनाई, और दुनिया ने भी इस बात का लोहा माना है कि इतना बड़ा हमने काम किया और उससे दूरी भी घटी है। बहुत बड़ा काम सरकार ने किया। नया संसद भवन हमने बनाया, इन्होंने उसकी भी आलोचना की, लेकिन हमने नया बनाया और बहुत शॉर्ट पीरियड में हमने बना के उसको तैयार कर दिया। बहुत सी एक समय के साथ जिस प्रकार की ज़रूरतें हैं वो सारी ज़रूरतें उसमें उपलब्ध कराई, और जिससे बहुत बड़ा लाभ हमने। धारा 370 हमने समाप्त करने का काम किया। हम पहले दिन से धारा 370 के खिलाफ हैं, लेकिन आप ये ना समझो कि केवल बीजेपी या जनसंघ ही धारा 370 के खिलाफ है। जब धारा 370 को लाया गया तो जो इस संविधान के निर्माता, ये इसके जिन्होंने संविधान को ड्राफ्ट किया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सबसे ज़्यादा खिलाफत इसकी की थी कि यह धारा बिल्कुल गलत है और ये देश के खिलाफ है धारा, तो ऐसा पाप मैं नहीं कर सकता। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनसे कहा कि आप इस धारा को ले गए हैं, तो उन्होंने जवाब दे दिया कि मैं इस धारा को संविधान में ऐड नहीं कर सकता। आपकी जानकारी के लिए बता रहा कि इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं ले गए, इसको उस टाइम का जो गृह राज्य मंत्री था वो इसका प्रस्ताव लेके आया था, तब ये ऐड हुई थी और तब भी ये पास नहीं रही थी। उसके बावजूद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही कि ये धारा आंशिक है, जल्दी ये घिस घिस के समाप्त हो जाएगी, आप चिंता ना करो, लेकिन आज इतने टाइम के बाद भी जब हमने धारा 370 समाप्त करी तो जो विपक्ष था, जिसके पूर्वज ये बात कह रहे थे कि घिस के समाप्त हो जाएगी, वो विरोध कर रहा था कि इसको अभी भी घिसने ना दो, इसको समाप्त होने ना दो। और उन्होंने बहुत से ऐसे दावे किए थे कि इस प्रकार की स्थिति होगी। अगर आप में से कोई कश्मीर गया होगा तो उसको पता होगा, और अगर जाने की भी जरूरत नहीं तो आप पर्यटक का अनुमान यहीं से ही
आप पता कर सकते हैं कि कितने पर्यटक उसके बाद बढ़े, लोगों में कितनी खुशी है आम आदमी में। तो उसका बहुत बड़ा राम जन्मभूमि केवल मंदिर नहीं है, आम मंदिर के लिए नहीं, मंदिर तो बहुत बड़े गाँव में, तो ये नहीं है, ये एक देश का गौरव है भगवान राम। हर आदमी की उसके प्रति आस्था है। और एक आक्रांता है जो बाहर से आज उसने इस प्रकार की घटना की थी। हमारा मानना ये था, उस टाइम भी था और आज भी हमारा मानना है कि उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, वो बाहर का था, आक्रमणकारी था, लेकिन उन जानबूझ को उसके मुसलमानों के साथ जोड़ दिया उसको। लेकिन हमने प्रयास किया, हालांकि निर्णय तो कोर्ट का है, लेकिन उसके लिए हमने पूरा प्रयास किया। और आज आपके सामने है कि वो राम मंदिर बनने लग रहा है। बार बार पूछा था कि भाई राम मंदिर तो बनाएंगे पर डेट नहीं बताएंगे। अब डेट ही बता दी, और मुहूर्त की डेट भी जल्दी हम बता देंगे इनको कि कौन सी डेट मुहूर्त की भी है उसकी। रक्षा के निर्यात, भाइयों आज तक देश जो था वो रक्षा उपकरण लेने के लिए था कि आज इससे लेंगे, आज उससे लेंगे, तो उसकी डिमांड में रहता था। आज हम उसको निर्यात करने वाले बन गए। पिछले के मुकाबले 334% ज़्यादा हम हथियार बना रहे, 334% हम ज़्यादा हथियार बना रहे जो दुनिया को हम देने लग रहे। भाइयों देश की ताकत का पता इससे ही चलता है कि जब यूक्रेन के रूस की लड़ाई हुई तो उस टाइम हमारे 23,000 बच्चे यूक्रेन में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। और यहाँ से आपके कैथल के भी कुछ होंगे, और निश्चित तौर से क्योंकि ऐसा लगता है कि भाई पत्रकार हमारी बात उठाएंगे तो आपके पास भी खूब आए होंगे, उन्हें कहा होगा जी इसको उठाओ जरा, सरकार के ऊपर दबाव बनेगा। और जिस प्रकार का प्रयास सरकार ने किया वो सारा आपके सामने है कि मेरा ख्याल का इतिहास की पहली ऐसी घटना होगी कि किसी राष्ट्राध्यक्ष ने जो लड़ने वाले देश हैं उनके साथ बात की कि भाई आप अपनी लड़ाई रोको, हमारे तो बच्चे हैं वहाँ। और दोनों ने बात मान ली कि ठीक है हम इतने टाइम तक बंद करते हैं, आप अपने सब बच्चों से कहो वो नज़दीक आ जाए इसके और तुरंत यहाँ से निकल जाए, हम इतने टाइम के लिए युद्ध बंद कर रहे। और उन्होंने युद्ध बंद कर दिया और बच्चे निकल गए। और हमारे ही बच्चे निकले जो हमारे पड़ोसी देश में हैं, जो हमारे से बहुत नाराज रहे, वो भी तिरंगा झंडा लेके निकल गए। और ये बात हम नहीं कह रहे, वो उनके बच्चे कह रहे थे, उन्हीं के बच्चों ने टीवी पे बात कही कि हम तो तिरंगा झंडा लेके निकल के वहाँ से आए। तो इस प्रकार से बहुत से स्टार्टअप जो नए काम करने का है, लोगों का मानना है, जो आर्थिक विशेषज्ञ है उनका मानना है कि चाइना की जो ग्रोथ है उसमें बहुत बड़ी योजना जो है, उस बढ़ोतरी में जो योगदान है वो स्टार्टअप का है। तो माने मोदी जी के नेतृत्व में और जिस प्रकार से उन्हें प्रयास किया, आज बहुत बड़ी संख्या में हमारे स्टार्टअप शुरू हुए रहे। और बहुत अच्छा वंदे मातरम ट्रेन है जो हमने शुरू की, आप भी उसमें बैठे भी होंगे, आपने देखा भी होगा। और जितने लोग बैठे वैसे मैं भी बैठा और भी लोग बैठे, सब लोग कहेंगे बिल्कुल ऐसा सारा कुछ ऐसा नज़ारा है जैसा हम विदेश में ट्रेनें देखते थे। तो आज 20 ट्रेन हमारी शुरू हैं और 400 ट्रेनें हमें शुरू करने का हमारा इसका जल्दी इरादा है कि हम इसके लिए प्रयासरत हैं। जो लोग कहें कि हमने एयरपोर्ट बनाया था, तो 2014 तक 74 एयरपोर्ट इन्होंने बनाए और 9 साल में 74 एयरपोर्ट ही वर्तमान सरकार ने बनाने का काम किया। नेशनल हाईवे, वैसे तो खैर आप अपने आप ही खुश हैं कि नेशनल हाईवे इतने बढ़िया बन गए। अभी मैं अम्बाड़े से चला था तो मुझे बड़ा खतरा रहता, मैं आज मैं लेट गया दिखा, लेकिन वो 1 घंटा लगा नहीं, 1 घंटे से कम टाइम में उन्होंने मैं पहुँचा दिया। मुझे लग रहा था शायद 1 से ज़्यादा लगेगा, लेकिन 1 से भी कम लगा, 1 घंटे से भी कम टाइम लगा और मैं यहाँ पहुँच गया। लेकिन इनके पूरे टाइम में 2014 तक 91,287 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना और हमारे 9 साल में 54,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसमें मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा कि हमारी सड़क बननी थी पंचकुले से लेके यमुनानगर तक, उसका उद्घाटन करने के लिए गडकरी जी आए थे और हमने प्रोग्राम साहे में रखा था। आपकी सड़क का जिक्र नहीं था वहाँ, हमारी सड़क का आयोजन करने के लिए। तो तब कटारिया जी खड़े और कटारिया जी ने ये बात कही थी कि ये तो आप कर रहे, इसके लिए तो आपका धन्यवाद, पर ये जो सड़क यहाँ से कैथल जाती है इस पर औसतन रोजाना 1 आदमी की डेथ होती है एक्सीडेंट में। तो मेरा गडकरी जी आपसे निवेदन है कि कैथल वाली भी करो। और जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने इसकी घोषणा उसी टाइम की थी कि मैं ये भी मंजूर कर रहा और मैं कैथल की सड़क भी यही मंजूर कर रहा ही अभी। और 2,200 करोड़ रुपए की अगर आप और कोई सड़क कहोगे तो मैं वो भी आपको दे दूंगा। यानी कि पहले तो ये था कि अगर एक कमरे के साथ दूसरा कमरा कह दिया तो उसकी भी कहे थे बजट में देखेंगे कहाँ होगा। लेकिन यहाँ मंत्री जी ये कह रहे थे केंद्र के कि 2,200 करोड़ की अगर आप और कहोगे तो मैं वो भी दे दूंगा, कैथल की तो मैं मंजूर कर रहा। और मेरा ख्याल है हमारी सड़क भी बनी और आपकी सड़क भी, दोनों साथ साथ ही बनी, अलग नहीं होया कुछ भी। शायद 5-10 दिन का फर्क हो तो बात दूसरी, नहीं तो एक टाइम में दोनों बन के तैयार होगी।
किसान सम्मान निधि के लिए मैंने आपसे कहा भी, तो हम आज 11,40,00,000 किसान ऐसे हैं जिनको किसान सम्मान निधि वर्तमान सरकार देगी। हमने कहा था हम किसान की आमदन दोगुनी करेंगे, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था किसान की आमदन दोगुनी उसी स्थिति में हो सकती है कि अगर उसकी लागत हम कम कर देंगे। दोस्तों, आज औसतन जो किसान है वो लगभग 2.5 एकड़ के आसपास का किसान है। ज़्यादा बड़ी संख्या में लगभग 80% के करीब जो किसान है वो लगभग इतना है कि 2.5 एकड़ के बीच बीच में है। कुछ 1 एकड़ वाले भी हैं, कुछ 4 एकड़ वाले भी हैं, लेकिन ज़्यादातर किसान इस प्रकार के हैं जो 2.5 एकड़ के हैं। और अगर 6,000 उन्हें मिलते हैं तो मैं समझता हूँ खाद और बीज का काम तो चल ही गया उनमें से, तो उत्पादन लागत तो उनकी कम हो ही गई। तो वो काम उसने किया। और इस प्रकार अभी जो सरकार ने MSP भी डिक्लेयर किया वो भी काफ़ी अच्छा है। धान पे भी 143 रुपये बढ़ाए, ज्वार पे 210 रुपये बढ़ाए, बाजरे पे 150, रागी पे 268, ये तो काफ़ी है वैसे। अरहर पे 400 और मूंग पे 803 और उड़द पे 350, सूरजमुखी 360 और तिल पे 805 रुपये सरकार ने MSP बढ़ाए ताकि किसान की आमदन बढ़नी चाहिए। इसी प्रकार से आयुष्मान योजना, दोस्तों जिस टाइम माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, मैं समझता हूँ उस टाइम शायद किसी को उम्मीद नहीं थी कि 5 लाख की इस प्रकार से कोई योजना दी जा सका। 50,000 तक की तो शायद सोच रखी होगी, पर 5 लाख की सोची होगी, सबको श्रेय था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोई भी गरीब आदमी अगर वो किसी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त है तो 5 लाख तक का इलाज सरकार उसको करके देगी। आप भी जानते हैं कि गरीब आदमी को लोग कहते भी वहाँ मत्था टेक ले, वहाँ मत्था टेक ले, फलानी चीज़ के पत्ते पकाएगा, पी ले, यो कर ले, क्योंकि उसका पक्का पता था कि इसने बचना नहीं है, ना पैसे हैं ना इलाज होना। लेकिन आज 5 लाख तक का इलाज सरकार कराया दे रही, और अगर फिर भी ठीक नहीं होता अगले साल 5 लाख तक का फिर भी दोबारा भी सरकार कराया दे रही। तो इस प्रकार से गरीब आदमी के लिए जो काम किया कि उसकी जीवन की रक्षा के लिए, वो अपने आप में बेमिसाल है। तो इस प्रकार से और 3 तलाक को समाप्त करने का काम किया, जिससे हमारी जो मुस्लिम बहनें थी उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत थी। केवल बहनों के लिए दिक्कत थी, भाइयों के लिए दिक्कत भी थी। जब किसी की बहन का तलाक हो तो भाई की दिक्कत भी साथ ही बढ़ जा, पिता की दिक्कत भी साथ ही बढ़ जा, तो सबके लिए वो बहुत बड़ी एक समस्या थी। लेकिन पहल करने के लिए उससे सब के सब डर रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको समाप्त करके उनको सम्मान दिया, वो बहुत बड़ा काम किया। काम तो बहुत से हैं इसके, तो इतनी लंबी बात तो आप भी नहीं दिखा सकते ना खरीद जा सका। तो मैं मेन बातें, वैसे मुझे लग रहा है आपने बाल भी लग रहा है कि काफ़ी लंबी होगी दिक्कत।